हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। आज हम करेंगे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी टॉपिक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में है। तो अगर आपसे कोई भी टॉपिक मिस हो गई हो या कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आ रही हो तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। हमें कुछ टेम्परेचर गिवन है केल्विन में और हमें उन सारे टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। तो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है केल्विन और सेल्सियस का। तो वो कौन सा फॉर्मूला है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब अगर सेल्सियस में कोई टेम्परेचर गिवन है और उसमें आप 273 ऐड कर दो तो आपको क्या टेम्परेचर मिलेगा? टेम्परेचर इन केल्विन। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या गिवन है यहाँ? टेम्परेचर केल्विन में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं करना। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। वैल्यू कौन सी गिवन है? 293 केल्विन, मतलब केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। 293 इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। 273 का क्या साइन है? पॉजिटिव, और प्लस साइन इक्वल के दूसरे तरफ जाता है। प्लस साइन इक्वल के दूसरे तरफ जाता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 293 माइनस 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस। यहाँ से टेम्परेचर इन सेल्सियस की क्या वैल्यू मिली? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या गिवन है? केल्विन में वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला सेम वही। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। वैल्यू क्या गिवन है टेम्परेचर इन केल्विन में? 470 इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ से टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या मिलेगी? 470 माइनस 273, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगी 791 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू केल्विन स्केल। अभी यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है और कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। अगेन सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब यहाँ से अगर सेल्सियस कैलकुलेट करना हो तो सेल्सियस के लिए क्या करेंगे? टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 हो जाएगा। और यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें कैलकुलेट करना था टेम्परेचर इन सेल्सियस, लेकिन यहाँ कैलकुलेट करना है टेम्परेचर इन केल्विन, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं करना। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। टेम्परेचर इन ये कितना है? 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना गिवन है? 25 डिग्री सेल्सियस। जब इनको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 298, और किस में है ये? केल्विन में, तो ये केल्विन हो जाएगा। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 298 केल्विन। ये रूम टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो वैल्यू पुट कर देंगे। 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना है? 373 डिग्री सेल्सियस। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 646, और किस में कैलकुलेट हो रहा है? केल्विन में, तो इसकी वैल्यू केल्विन में निकल जाएगी। टेम्परेचर इन केल्विन कितनी मिली? 646 केल्विन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। हमें कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है और उसका रीजन बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल, इसको क्या कहते हैं? फिनाइल की गोली। समय के साथ डिसअपियर हो जाता है, दैट मीन्स गायब हो जाता है। विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, कोई सॉलिड छोड़े बिना वो गायब हो जाता है। तो ये आप डेली लाइफ में भी नोटिस किए होंगे कि जब हम कपड़ों में या सिंक में फिनाइल की गोली डालते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर मतलब क्या? वो या तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स कैसा होता है? सॉलिड। डिसअपियर हो गया मतलब उड़ गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन, ये प्रोसेस हमने पढ़ रखा है, उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में जाए बिना डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
क्या लेकर? हीट लेकर। यही प्रोसेस यहाँ होता है। तो नेफ्थलीन बॉल जिस सब्सटेंस से बनता है उसका नाम है नेफ्थलीन, और ये वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है सराउंडिंग से हीट लेकर, इसीलिए हमें ये दिखाई नहीं देता है और कोई सॉलिड भी पीछे नहीं छूटता है। तो इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? नेफ्थलीन बॉल्स आर मेड बाय अ सब्सटेंस नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल्स नेफ्थलीन से बनता है। नेफ्थलीन कैसा होता है? वॉलेटाइल होता है नेचर से, एंड इट्स सब्लाइम मतलब ये डायरेक्ट सॉलिड टू गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है हीट गेन करके, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आए बिना सॉलिड टू डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। यही रीज़न है कि नेफ्थलीन बॉल्स टाइम के साथ डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस हमें दिखती तो है नहीं, इसलिए हमें लगता है कि बॉल गायब हो गई है। द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। काफ़ी दूर बैठ के हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। जैसे रूम में कोई परफ्यूम लगाकर एंटर करता है तो सबको पता चल जाता है कि हाँ किसी ने परफ्यूम लगाई है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है डिफ्यूज़न। यहाँ जो फंक्शन है वो डिफ्यूज़न है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न को समझने के लिए आप अपनी एग्जांपल लो। जैसे हम किसी भी क्राउड वाली जगह पे फंस जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं कि वहाँ से निकल के खाली जगह पे चले जाएं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो क्राउड वाले जगह पे क्या है? कंसंट्रेशन हाई होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, कंसंट्रेशन हाई होता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि क्राउड की जगह से निकल के, हाई कंसंट्रेशन से निकल के कहाँ चले जाएं? खाली जगह पे, दैट इज़ जो लो कंसंट्रेशन वाला प्लेस है जहाँ क्राउड कम है। और इसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। यही वर्क करता है जब हम बकेट में जैसे पानी है और कोई कलर डाले, यहाँ कोई कलर डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो सब जगह फैल जाता है। क्यों? तो जहाँ हम कलर डालते हैं वहाँ क्या होता है? कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा कलर गिरता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और बाकी जगह पे कलर नहीं होता है। तो यहाँ क्राउड ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा, लेकिन बाकी जगह पे कंसंट्रेशन कम होता है, क्राउड कम है। तो ये पार्टिकल्स, ये जो कलर के पार्टिकल्स हैं, ये अपने आप चारों दिशा में फैल जाते हैं, हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और तब तक ये होता है जब तक कि इवनली मिक्स ना हो जाए, मतलब सारे पार्टिकल इवनली सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। It is the process by which particles move from area of high concentration to area of low concentration. High concentration वाले एरिया से लो concentration वाले एरिया की तरफ पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करते हैं, और ये प्रोसेस अपने आप होता है। जैसे हम क्राउड से अपने आप ही अलग हटना चाहते हैं। और कैसे हटते हैं? तो जब हम आगे जाते हैं, किसी से कोलाइड किया, कोलाइड करके अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और तब तक बढ़ते हैं जब तक हमें खाली स्पेस ना मिल जाए। सेम वैसे ही यहाँ भी पार्टिकल्स रैंडम मूव करते हैं मॉलिक्यूलर मोशन के कारण, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सारे पार्टिकल इवनली डिस्पर्स ना हो जाए, मतलब इवनली हर जगह पहुँच ना जाए। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है स्मेल ऑफ परफ्यूम। एक कॉर्नर पे जहाँ परफ्यूम स्प्रे होता है वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, वहाँ परफ्यूम का कंसंट्रेशन हाई होने के कारण परफ्यूम्स के पार्टिकल वहाँ से डिस्पर्स होने स्टार्ट करते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज करना स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ताकि उनको लो कंसंट्रेशन वाले एरिया मिल जाए। इस वजह से हमें दूर बैठ के भी परफ्यूम का स्मेल मिल जाता है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ड्यू टू डिफ्यूजन के कारण वेपर ऑफ परफ्यूम, या इसको आप मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम भी कह सकते हो, और परफ्यूम मूव्स रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। सारे डायरेक्शन में परफ्यूम के पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और स्प्रेड एवरीवेयर इन द एयर में सारे तरफ, चारों तरफ ये स्प्रेड हो जाते हैं। यही कारण है कि काफ़ी दूर बैठ के भी हमें परफ्यूम का स्मेल आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles, water, sugar and oxygen. हमें 3 सब्सटेंस गिवन है, वाटर, सुगर एंड ऑक्सीजन। इन्हें हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमें एक ऑर्डर मालूम है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। यही कारण है कि सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं,
लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में कम होता है, और गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है। अगर अब इसको हम अपने सब्सटेंस से कंपेयर करें तो सॉलिड के फॉर्म में कौन होता है? शुगर किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। वैसे ही वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है, एंड ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है। इसलिए इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके होंगे? जिसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होंगे। पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं, दैट मीन्स उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? ऑक्सीजन में। उसके बाद किस में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वाटर में। उसके बाद शुगर में। यही आंसर होगा। तो इसको वर्ड में हम लिखेंगे, सिंस एट रूम टेम्परेचर शुगर इज इन सॉलिड स्टेट, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट, hence the increasing order of force of attraction between the particles are as follows। सबसे कम किस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? गैस में, दैट इज ऑक्सीजन। उसके बाद वाटर के पार्टिकल्स के बीच, एंड देन शुगर के पार्टिकल्स के बीच। इसी कारण शुगर सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में, एंड ऑक्सीजन गैस स्टेट में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। इन 3 टेम्परेचर पे वाटर का फिजिकल स्टेट बताना है। हमें मालूम है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस एज वेल एज लिक्विड दोनों के फॉर्म में रहता है। आइस और लिक्विड दोनों ही के फॉर्म में रहता है, आइस और वाटर दोनों के ही फॉर्म में रहता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड इस टेम्परेचर को टेम्परेचर ऑफ स्टेट ट्रांजिशन भी बोलते हैं। स्टेट ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस इन दोनों ही टेम्परेचर पे वाटर का स्टेट चेंज हो रहा होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे वाटर लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसलिए इन दोनों ही टेम्परेचर को हम स्टेट ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस के फॉर्म में भी रहता है और वाटर के फॉर्म में भी रहता है। वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के फॉर्म में भी, दैट इज लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, एज वेल एज स्टीम के फॉर्म में भी होता है। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था कि कंटेनर में जब आइस को हम गर्म करते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, आइस मेल्ट होने लगता है, और जब तक आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता है उसका टेम्परेचर कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस दैट इज सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों ही फॉर्म में रहता है। वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम पानी को गर्म करते हैं और जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, ये पानी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और वेपर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड के फॉर्म में भी है एंड गैस के फॉर्म में भी है। लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करता है। इसलिए ना तो ये सॉलिड के फॉर्म में होगा, ना ही ये गैस के फॉर्म में होगा। ये किसके फॉर्म में होगा? वाटर दैट इज लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो इसको वर्ड में लिख लेते हैं। इसको वर्ड में हम कैसे लिखेंगे कि सिंस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर है, दैट इज रूम टेम्परेचर है। हेंस फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है, वाटर पानी के फॉर्म में होता है। वही 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, और इसको स्टेट ट्रांजिशन भी कहते हैं। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड यानी कि वाटर के फॉर्म में भी और सॉलिड यानी कि आइस के फॉर्म में भी होगा। किसी एक फॉर्म में भी हो सकता है या फिर दोनों फॉर्म में हो सकता है। सिमिलरली एट 100 डिग्री सेल्सियस ये क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है।
बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण भी ये वाटर के लिक्विड फॉर्म दैट इज़ वाटर के फॉर्म में एंड गैस के फॉर्म दैट इज स्टीम के फॉर्म में भी हो सकता है। किसी एक फॉर्म में भी रह सकता है या फिर दोनों फॉर्म में भी रह सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहे चैनल पर। थैंक यू।